नमस्कार साथियों। पिछले लेक्चर में हम दो मूल अधिकार, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 और 19 से 22 खत्म कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बाकी के बचे हुए चार मूल अधिकार और कुछ छोटे आर्टिकल्स जो हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो आज का पहला जो अपना मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 दो आर्टिकलों में आता है। शोषण का मतलब कि कोई व्यक्ति आपका शोषण नहीं कर सकता। इसमें आर्टिकल 23 जो पहला आर्टिकल है वो क्या बोलता है कि वो मानव तस्करी और बेगारी से किसी को प्रोटेक्ट करता है कि कोई अगर व्यक्ति ऐसा किया करता हुआ पाया जाता है तो वो दंडनीय है। अब मानव तस्करी का मतलब कि आप किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप उसको खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें निकल के और भी आती हैं, जैसे कि आप कोई दास नहीं रह सकते या सेवक नहीं रह सकते या देवदासियां आप लोग नहीं रह सकते कि बोलेंगे मैं तो भगवान का अंश हूं, मेरे लिए तो देवदासियों की जरूरत है मेरी सेवा के लिए। ये चीजें आप नहीं कर सकते। ऐसी चीजें आप करते हुए पाएंगे तो ये है दंडनीय। वेश्यावृत्ति जो है ऐसी चीजें भी आप लोग नहीं कर सकते। और क्या है, बेगार और जबरन श्रम। बेगार का मतलब आप किसी से काम करवा रहे हैं और उसे कोई मेहनताना भी नहीं दे रहे हैं। जबरन श्रम का मतलब कि कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाह रहा है और आप जबरदस्ती उससे काम करवा रहे हैं तो भी ये दंडनीय है। जबरन श्रम में एक और डेफिनेशन आती है कि कोई व्यक्ति अपनी वेतन जो है उस वेतन से भी नीचे अगर काम कर रहा है, एक बेसिक वेतन जो होता है उससे नीचे भी अगर कोई काम कर रहा है तो ये भी एक तरीके का जबरन श्रम है। कि मान लो एक व्यक्ति को दिन के 500 रुपये मिलने चाहिए किसी काम के लिए और आप उससे 100 रुपये में वो काम करवा रहे हैं तो ये भी एक तरह का जबरन श्रम है। तो ये सब चीजें दंडनीय अपराध है। पर आर्टिकल 23 में एक चीज आप देखेंगे कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या सार्वजनिक सेवा के लिए या देश सेवा के लिए आपसे कोई अनिवार्य सेवा करवाई जा सकती है, स्टेट के द्वारा, देश के द्वारा, राज्य के द्वारा। तो ये था आर्टिकल 23। मानव तस्करी, बेगारी, जबरदस्ती श्रम के प्रति आपको प्रोटेक्ट करता है कि आपसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते। आप ठाले बैठ के आराम से मौज कर सकते हैं। कोई आपको जबरदस्ती ये नहीं बोल सकता कि भाई साहब आइए और काम कीजिए। आर्टिकल 24 क्या है? आर्टिकल 24 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक स्थानों पर काम पे लगवाने के लिए उन्हें प्रोटेक्ट करता है। खतरनाक जगह कौन कौन सी? कि जैसे मान लो कोई कारखाना है, कोई खान है, कोई पटाखों की दुकान है, फैक्ट्री है, उसमें अगर किसी 14 साल के बच्चे के साथ में काम करवाया जाता है तो वो भी एक दंडनीय अपराध है। लेकिन स्कूल टाइम के अलावा बिना खतरनाक वाली जगहों पर बच्चों से काम किया जा सकता है। कैसे? कि जैसे मान लो आप स्कूल टाइम के बाद में घर पे आ रहे हैं तो आप घर पे ही बोल सकते हैं कि मैं तो पापा की परी हूँ, घर पे भी काम नहीं करूंगी। बिल्कुल घर वाले आपको बोल सकते हैं और आपको करना पड़ेगा। या फिर ऐसी भी स्थिति हो जाती है कई बार परिवारों में कि घर चलाने के लिए छोटे बच्चों को काम करवाना पड़ता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना पड़ा कि आपने क्या देखा, आर्टिकल 21A में आपने देखा कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कौन देगी? गवर्नमेंट। तो अब बताइए, कोई बच्चा काम कर रहा है और शिक्षा नहीं ले रहा है तो वो तो हनन हो गया उसके अधिकारों का। हो सकता है बाद में वो जाके सरकार से क्वेश्चन करे। तो 14 साल के बच्चों तक को आप ऐसी जगहों पे नहीं लगा सकते, वो बहुत ही खतरनाक जगह है। तो ये था अपना पहला शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि प्रोटेक्ट करता है लोगों को या फिर बच्चों को। 23 जो आर्टिकल अपन देख रहे हैं, 23 जो आर्टिकल है, हो सकता है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी हो सकता है, गवर्नमेंट अगर ऐसा कर रही है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति भी हो सकता है उसके अगेंस्ट में भी ये चीजें आपको अधिकार प्रदान करती है। तो ये था अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला अधिकार जो है वो अपना होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतर्मन से कोई भी धर्म अपना सकता है या उसका पालन कर सकता है या उसे मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी वो व्यक्ति कर सकता है। लेकिन कैसे? अंतःकरण मन से। मतलब फालतू का डेमो आपको नहीं देना है कि साहब मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, और उसका प्रचार प्रसार भी वो कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग प्रचार प्रसार में दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की बात करते हैं। प्रचार प्रसार का मतलब है कि आप अपने धर्म को प्रचार कर रहे हैं, अपनी धर्म की अच्छाइयों को लोगों को
बता रहे हैं। तो ये चीज मान्य है, लेकिन आप किसी चीज के लिए दूसरे धर्मों को नीचा दिखा के जबरदस्ती धर्मांतरण आप कर रहे हैं, दूसरे धर्म में बदल रहे हैं, तो ये चीज मान्य नहीं है, बिल्कुल भी मान्य नहीं है। ये दंडनीय अपराध है अगर कोई जबरदस्ती धर्मांतरण करवा रहा है, जैसा अभी राजस्थान में इसके लिए एक कानून भी बनाया गया है। एक चीज जो इम्पोर्टेंट अपन यहाँ देखेंगे वो ये कि जो हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म की डेफिनेशन में केवल हिंदू लोग ही नहीं आते। अगर संविधान की बात करूं तो उसकी कानून व्यवस्था की बात करूं तो यहाँ हिंदू के अंदर अपन सिख धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनको भी हिंदू में ही शामिल किया जाता है। तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है या उसे मान सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, उसमें विश्वास रख सकता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है और कोई उसके साथ मानने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये लोगों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त है, मतलब सभी व्यक्तियों को प्राप्त है और एक एक व्यक्ति को प्राप्त है कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या मान रहा हूं, ये मुझे प्राप्त है, ये मुझे करने का अधिकार है। पर आर्टिकल 26 में जाएंगे तो आर्टिकल 26 एक सामूहिक रूप से अधिकार देता है लोगों को। क्या बोलता है आर्टिकल 26? क्या बोलता है कि कोई धार्मिक संप्रदाय है तो वो अपनी धार्मिक संस्था खोल सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, उसके नाम पे संपत्ति खरीद सकता है और संपत्ति का भी प्रबंधन वो कर सकता है। क्या बोलता है? ये सामूहिक रूप से लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। कुछ लोग जिनकी कुछ मान्यताएं हैं, किसी संप्रदाय के हैं, उनकी कुछ मान्यताएं, वो मिल के ऐसी संस्था का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम लोग ये देखेंगे कि संप्रदाय की जो डेफिनेशन है, संप्रदाय किसे बोलेंगे? एक धर्म के अंदर कुछ सब पार्ट्स बन गए, तो सब पार्ट जो बने उन सब पार्टों को संप्रदाय बोला गया। और संप्रदाय बोलेंगे उनका कुछ लोग मान्यताएं होनी चाहिए और उससे कुछ लोग जुड़े हुए या समूह उन लोगों का होना चाहिए। तो ये बहुत डिबेटेबल, इसमें बहुत लीगलिटी ही देखी जाती है कई बार, पर अपने को इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 25 ये बोलता है कि व्यक्तिगत रूप से कोई भी धर्म मानने, विश्वास रखने या प्रथा को फॉलो करने की अधिकार देता है, जबकि आर्टिकल 26 सामूहिक रूप से लोगों को किसी संस्था बनाने, उसके नाम पे संपत्ति खरीदने और उसका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 27 क्या बोलता है? आर्टिकल 27 कहता है कि जो भी धर्म के नाम पे पैसा आ रहा है उस पे हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन उस पे कर लगाया जा सकता है। कैसे? कि आपने मंदिर को कुछ पैसा दान किया, जैसे मान लो आपके पास 1 करोड़, बहुत ही बढ़िया रकम है ये, और 50 लाख मान लो आपने किसी मंदिर को दान कर दिया। हालांकि ऐसा होने वाला तो लग नहीं रहा, पर मान लो आपने दान कर दिया है। क्यों? कि चलो इनकम टैक्स से ही बच जाएंगे। तो 50 लाख जो मंदिर के पास में गए, टेम्पल के पास में गए, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा, इनकम टैक्स इस पे नहीं लगा। लेकिन आप कई बार देखेंगे कि इसी स्थिति में फीस जरूर लगाई जा सकती है, जैसे कि एंट्री फीस कहीं लगा दी मंदिर में जाने की, वीआईपी फीस कहीं लगा दी, तो फीस तो लगाई जा सकती है, लेकिन टैक्स उस पर लगा नहीं जा सकता। जो धर्म के नाम पे उसके पास जो पैसा आ रहा है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा जाए, उसे कर मुक्त किया गया है। किसमें? आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 28 है वो धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता देता है। कोई भी धर्म धार्मिक संस्थान स्थापित कर सकता है, उसे शिक्षा दे सकता है, लेकिन वो संस्थान अगर राज्य से वित्त प्राप्त कर रही है तो ऐसी स्थिति में वहां किसी प्रकार की कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन वो मान लो मान्यता प्राप्त है या प्रबंधन अपना खुद कर रही है, तो ऐसी स्थिति में ये स्वैच्छिक है कि जो व्यक्ति उसमें जा रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो उसके उस संस्थान की धार्मिक शिक्षा लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। जैसे मान लो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और उसमें हिंदू के अलावा कोई अगर दूसरा व्यक्ति जाता है तो ये उस पर बाध्यता नहीं होगी कि वो वहां जाके हिंदू धर्म की शिक्षा ले ही ले, ये जरूरी नहीं है। अब शिक्षा होती नहीं है, होती है कि नहीं होती ये अलग इशू है, पर उसके लिए ये चीज मान्य नहीं है। अगर वो नाबालिग है तो इसके लिए उसके अभिभावक, संरक्षक जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, माता पिता जो हैं, उनकी अनुमति आवश्यक होगी। तो आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हो, लेकिन राज्य से अगर आप पैसा ले रहे हो तो उसमें धार्मिक शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी, एकदम धर्मनिरपेक्ष होगा वो। ठीक है, तो अपने 2 मूल अधिकार और हो गए। कौन कौन से? तीसरा मूल अधिकार कौन सा था अपने को? तीसरा मूल अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा चौथा था अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा जो अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित, जो कि आर्टिकल 29 से 30 के बीच में आता है।
आर्टिकल 29 क्या बोलता है? ये अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है कि उनकी कोई भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, धर्म है, तो उनको संरक्षण प्राप्त करता है कि वो इसे बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। राज्य जो है वो इन आधारों पे, धर्म, जाति, भाषा के आधार पे किसी भी संस्थान में इन्हें जाने से रोक नहीं सकता। अगर अपन मोटे रूप से देखें तो ये केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त नहीं है, ये बहुसंख्यक लोगों को भी प्राप्त है कि वो लोग भी अपनी भाषा, संस्कृति को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात एक और निकल के आती है इसमें कि आप भाषा के लिए अगर कोई आंदोलन कर रहे हो और भाषण दे रही हो राजनीतिक, तो आप देखेंगे कि ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत उल्लंघन में नहीं आता। आप अपनी भाषा को संरक्षित करने के लिए आंदोलन कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में यहाँ की भाषा को अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है। जो शेड्यूल है उसमें बताया जाता है कि कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। टोटल अपन देखें तो 22 भाषाएं हैं, जिनमें राजस्थान की कोई भाषा नहीं है। इसका कई बार इश्यू उठता भी है कि यहाँ की किसी भाषा को कोई मान्यता प्राप्त क्यों नहीं है। तो ये आंदोलन होता है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का उल्लंघन नहीं है, आप आंदोलन कर सकते हैं इसे बचाने के लिए। अगला जो आर्टिकल अपना आता है वो है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि अल्पसंख्यक है ना, वो शैक्षणिक संस्थान अपनी स्थापित कर सकते हैं। अब अल्पसंख्यक कौन कौन से होंगे? दो तरह के, एक धार्मिक रूप से और एक भाषाई रूप से, कि जहाँ धर्म के लोग कम हैं, जैसे मान लो 10% से, देखो अल्पसंख्यकता राज्य के हिसाब से गिनी जाती है, और मान लो 10% से अगर कम किसी राज्य में किसी धर्म के लोग हैं तो वो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक लोग हैं। तो वो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक लोग अपनी संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन राज्य उनके साथ किसी प्रकार की सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 30 बोलता है। तो हो गया अपना कौन सा एक और मूल अधिकार, कौन सा? पांचवा था संस्कृति और शिक्षा का मूल अधिकार, जिसमें 2 आर्टिकल थे। आर्टिकल पे आते हैं 6वें पे, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। मूल अधिकार तो आपने दे दिए, पर मूल अधिकारों के लिए आपके पास कुछ मैकेनिज्म तो होना चाहिए, कुछ मशीनरी तो होनी चाहिए जो मूल अधिकारों का संरक्षण करे और मूल अधिकार दिलाने के लिए काम भी करे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। ये सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और 26 में हाई कोर्ट के द्वारा मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। अगर मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात करूं तो इन्होंने क्या कहा कि संविधान का ये जो आर्टिकल है और ये संविधान का जो मूल अधिकार है, इसे हृदय की आत्मा कहा गया है। संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। या फिर और भाषा में अपन देखें तो इसे मूल अधिकारों का मूल अधिकार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मूल अधिकारों का मूल अधिकार? क्योंकि ये ऐसा मूल अधिकार है जो बाकी के मूल अधिकारों का अधिकार दिलाने के लिए अधिकार है। ठीक है, बड़ा अधिकार कर दिया, है भी काम का। अब इसे लागू कैसे किया जाता है? लागू इसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लागू करता है। किसके द्वारा? रिट जारी करके। रिट कैसे जारी किया जाता है कि मान लो आप कोर्ट में जाके याचिका दायर करते हैं, तो कोर्ट रिट जारी करता है जो भी सामने है। कौन कौन सी रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसमें पहली है हेबस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ या फिर किसी स्टेट के खिलाफ भी इश्यू किया जा सकता है। कि मान लो किसी को पुलिस ने उठा लिया और 24 घंटे में जज साहब के सामने पेश ही नहीं किया, अब बताइए, और कई दिनों तक लेके बैठे रहे, तो आप याचिका दायर कर सकते हैं और कोर्ट हेबिस कॉर्पस रिट जारी करेगा कि जो व्यक्ति है उसे मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। अब ये किसी स्टेट के खिलाफ नहीं, कोई व्यक्ति किसी को नजरबंद भी कर सकता है। मान लो किसी को घर में बैठा के रख लिया, छोड़ ही नहीं रहा, तो ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के अगेंस्ट में भी ये जारी की जा सकती है। अगली जो अपनी है दूसरी रिट, वो है मैंडामुस या परमादेश। इसमें कोर्ट आदेश दे रहा है कि मैं आदेश देता हूं। दे किसको रहा है? जो सामने कोई अधिकारी प्राधिकरण है उसको बोल रहा है कि आपने अगर ऐसा किया तो किस आधार पर ऐसा किया। सामने वाले व्यक्ति को आदेश दे रहा है कि अब आप ऐसा कीजिए। परम आदेश है कि परम आदेश हो गया कि मैं बोलता हूं आप ऐसा कीजिए। तीसरी जो अपनी जो आती है वो है प्रोहिबिशन या निषेध। ये कब जारी की जाती है? ये जब कोर्ट, अपनी जो निचली अदालतें हैं, वो क्षेत्राधिकार से बाहर जाके काम कर रही। कि मान लो कोई मैटर मणिपुर का था
और राजस्थान कोर्ट क्या बोल रहा है उसके मामले में निर्णय दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें रिट जारी करके बोल सकता है कि भाई साहब तुम तो अपने क्षेत्र से बाहर चले गए, ऐसा कैसे कर सकते हो। या फिर कोई मैटर ऐसा था जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सोल्व होना था, लेकिन हाई कोर्ट उसे लेके बैठा है या उस पर निर्णय दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे ये बोल सकता है कि भाई ये तुम्हारा काम ही नहीं है, ये काम तो मेरा था। तो ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो कोर्ट क्या बोलता है कि ये प्रोहिबिशन है, निषेध है, मैं आपको मना करता हूँ। चौथी जो रेट है वो है सिरस्योरी या फिर उत्प्रेषण। सिरस्योरी मतलब सरका दो, या फिर उत्प्रेषण को बोल सकते हैं, इसका मतलब ऊपर प्रेषित कर दो या ऊपर भेज दो। ये जो जो ऊपर की अदालतें हैं वो नीचे वाली अदालतों को ऐसा आदेश देती है कि आपने कोई आदेश दिया उसे या तो रद्द कर दीजिए या फिर इसको मेरे यहाँ भेज दीजिए, ऊपर इसको स्थानांतरित कर दीजिए। तो क्या बोलता है ये, कोई भी ऊपर का जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी निचली अदालतों को ये बोलता है कि इसे ऊपर सरकाओ या ऊपर प्रेषित कर दो। पांचवी जो रेट आती है वो है क्वा वारंटो या अधिकार पर्चा। ये किसी भी प्राधिकरण या सार्वजनिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को ये पूछती है कि भाई साहब क्या हक है तुम्हें यहाँ बैठने का, उसकी वैधता पूछती है क्वा वारंटो। जैसे मान लो आरपीसी का कोई सदस्य है, ठीक है, और वो लग ही नहीं रहा कि वो आरपीसी का सदस्य बनने लायक हो, तो ऐसी रिटर्न जारी की जा सकती है कि बताइए तुम्हारा अधिकार क्या है, यहाँ बैठने की योग्यता क्या है। तो ये था अपना आर्टिकल 32, छठवां मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अधिकारों का अधिकार या संविधानों की हृदय या आत्मा भी कहते हैं। यहाँ दो चीज अपन देखने वाले और बता देता हूँ मैं एडिशनली। देखो हाई कोर्ट है ना वो रिट जारी करता है 26 में, और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है 32 में। ये किसके अगेंस्ट में किया जाता है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में, और 26 वाला फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो 26 में इसको ज़्यादा शक्तियां दी गई, सुप्रीम कोर्ट 32 में फंडामेंटल राइट के ही अगेंस्ट में रिट जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट कानूनी रूप से कानूनी रूप से कोई अधिकार है उसके अगेंस्ट में भी रिट जारी कर सकता है। तो रिट के मामले में हाई कोर्ट को ज्यादा शक्ति प्राप्त है, बशर्ते किससे, सुप्रीम कोर्ट से। क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के आगे भी जो कानूनी अधिकार है उसमें भी रिट जारी कर सकता है। आगे के अपना आर्टिकल देखें, आर्टिकल 31 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। कौन कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 31, एक तो कौन से 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, और इसी के साथ में एक और आर्टिकल था 19(1)(f), संपत्ति का अधिकार। ये भी क्या कर दिया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और इन्हें कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 300 क या ए बोल सकते हैं, जो कि भाग कौन से में है, 12 में चला गया। अब कानूनी अधिकार बनाने का क्या मतलब रहा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि ये रोड और यहाँ आपकी जमीन लगी हुई है, और मान लो कि संपत्ति का आधार अभी तक मूल अधिकार है। तो मान लो कल को गवर्नमेंट ये बोले कि युद्ध छिड़ गया और हमें ये रोड चाहिए, हमारे टैंक यहाँ से जाएंगे, तो ये जमीन क्या गवर्नमेंट ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। ठीक है, अगर ये ले लिया और मान लो युद्ध के बाद में शांति आई, तो अब आपके पास ये जमीन वापस आनी चाहिए। आपका मूल अधिकार है कि ये संपत्ति मेरी थी, ये जमीन मेरे पास वापस आनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट वापस नहीं कर सकती तो आप इसके लिए लड़ सकते हैं। अब इसी में ही दूसरी स्थिति में बना लेता हूं कि मान लो ये कानूनी अधिकार अभी है और सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया, ठीक है, और सरकार अब क्या बोल रही है कि हमें समस्या को सामना करना पड़ा, हम यहाँ से रोड बनाएंगे अब। ठीक है, अब कानूनी अधिकार का मतलब कि कानून में लिखा हुआ है कि ये जमीन थी वो आपकी थी। ठीक है, अब कानून में अगर बदलाव कर दिया कि ये जो इतनी सी जमीन ये थी, ये केवल सड़क वाली ये गवर्नमेंट की थी, लेकिन कानून में ये बनाया कि जो आगे वाला हिस्सा है ये भी अब सरकार का ही होगा, तो आपके तो कानूनी अधिकार खत्म हो गया है यहाँ आके। तो अब आप इस पे दावा नहीं कर सकते, केवल और केवल आप क्या कर सकते हैं, क्षतिपूर्ति आप लोग मांग सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें ये चेंजेस हुआ कि आप लोग इस पर दावा नहीं ठोक सकते, मूल अधिकार है कि हमसे मूल अधिकार कोई छीन ही नहीं सकता किसी भी स्थिति में, ना सरकार मूल अधिकार को छीनने वाला कोई कानून बना सकती है। तो इसीलिए सरकार ने इसे मूल अधिकार से हटा के क्या बना दिया, कानूनी अधिकार, कि जब तक आपके पास में है
आपकी है। सरकार ने अगर बोला कि हम लोग इसका अधिग्रहण करेंगे, आपको क्षतिपूर्ति दे देंगे, आपके हाथ से निकल गया। क्यों? क्योंकि इसको कानून से भी हटा दिया गया कि कानून में था कि ये आपकी जमीन है, अब कानून ये बोल रहा है कि हमारी जमीन है, तो उनकी हो गई। लेकिन मूल अधिकार अगर होता तो भाई साहब इसे कोई हिला ही नहीं सकता, कानून कुछ ही बोलो। तो ये था आर्टिकल 31। 32 क्या बोल दिया आपने? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 33 क्या बोलता है? जो सशस्त्र बल जो सैनिक हैं उनके अधिकारों के बारे में बात करता है कि उनके अधिकार संसद चाहे तो प्रतिबंधित कर सकती है। कैसे? कि मान लो सैन्य बलों का कोई अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, क्या ये हो सकता है? कि अनुमति से हो सकता है, पर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकता वो लोग। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि उनके जो मूल अधिकार हैं वो थोड़े प्रतिबंधित हैं। और क्या बोला गया कि कोर्ट मार्शल, क्योंकि सैन्य अधिकारियों का जो कानूनी प्रक्रिया चलती है वो कोर्ट मार्शल या सैन्य कोर्ट में चलती है। तो ये सैन्य कोर्ट भी रेड क्षेत्र से बाहर है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन्हें ये नहीं बोल सकता है कि आपके कोर्ट में किसी अधिकारी के साथ में या किसी सैन्य अधिकारी के साथ में ऐसा हुआ, ये कोर्ट नहीं बोल सकता। आर्टिकल 34 क्या बोलता है कि जब मार्शल लॉ लगता है तो आपके अधिकार प्रतिबंधित हो सकते हैं। मार्शल लॉ का मतलब देखो, सेना चलती है सैन्य कानून के हिसाब से, और मान लो स्थिति परिस्थिति ऐसी बन गई कि प्रशासन पुलिस वगैरह किसी मामले में रोक ही नहीं पाई और सेना को बुलाना पड़ा, तो ऐसी स्थिति में वहां लग जाएगा मार्शल लॉ। जैसे अभी सामान्य स्थिति में बीएनएस लगा हुआ है, भारतीय न्याय संहिता, इसके अनुसार काम चल रहा है मान लो, तो अगर मार्शल लॉ लग गया तो अब क्या लगेगा? सैन्य कानून यहाँ चलना शुरू हो जाएगा। तो सैन्य कानून के अनुसार काम होगा तो आपके मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। ठीक है। आर्टिकल 35 क्या बोलता है? आर्टिकल 35 संसद को ये शक्ति देती है कि आप लोग इसे लागू करने के लिए कोई कानून बना सकते हो। मूल अधिकार लागू करने के लिए कोई कानून बना सकते हो। कौन बना सकता है? संसद। जैसे हमने क्या देखा कि 21A, इसे लागू करने के लिए संसद ने क्या बनाया? आरटी एक्ट 2009 बनाया था। ठीक है। तो संसद क्या कर सकती है? इन्हें लागू करने के लिए कानून बना सकती है, और कानून हर जगह इन्होंने बनाया है। जैसे 21A में देखा क्या कौन सा कानून बनाया? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया। अब आगे बची हुई कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। हमने जो शुरुआती चैप्टर जब शुरू किया था तो हमने इसे छोड़ा था कि इसे लास्ट में देखिए। क्यों? क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता ये। तो अब लोग हम इसे यहाँ देखेंगे कि वो विशेषताएं क्या क्या थी। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त, जैसे मैं कहूँ कि आर्टिकल 19 क्या बोलता है? कि बोलने की स्वतंत्रता है और संगठन बना सकते हैं आप। अब सोचिए, बाहर से कोई लोग आके यहाँ संगठन बना के रह रहे हैं, तो हो सकता है कल को गुलामी की ओर वापस से चले जाएं ये लोग। संगठन बना के स्ट्रांग भी तो हो सकते हैं। तो ये आर्टिकल बाहर के लोगों को नहीं दिया गया है। आर्टिकल में 30 की बात करूँ, आर्टिकल 30 की मैं बात करूँ कि अल्पसंख्यकों को यहाँ संस्थान स्थापित करने के बारे में, शैक्षणिक संस्थान स्थापित। 29 संस्कृति को बचाने के बारे में बात करता है। अब बाहर से कोई लोग आए, 5 लोग आ गए, तो वो तो पहले से अल्पसंख्यक है, उनको क्या अधिकार देंगे इस मामले में? तो ऐसे कुछ अधिकार हैं जो बाहर के लोगों को प्राप्त नहीं है। जैसे अवसरों की समानता, आर्टिकल 15, जिसमें हमने देखा केवल 5 आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, बाकी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल यहाँ के लोगों को प्राप्त है, बाकी के लोगों को प्राप्त नहीं है। बाकी के लोग कैसे? जैसे मान लो आर्टिकल 22 की बात करें। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? कि किसी को पकड़ लिया तो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अब बताइए, बाहर के लोगों को पेश करेंगे कि नहीं करेंगे, या बिठा के रखेंगे? पेश किया जाएगा ना। या फिर आर्टिकल में 20 की बात करूँ, 20 में क्या बोला? कि एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। अब बताओ, बाहर वालों को दे देंगे, 2 2 बार फांसी चढ़ा दें क्या उनको? नहीं हो सकता। तो ऐसे आर्टिकल बाहर के लोगों को प्राप्त है। ये जो 15, 16, 19, 29 और 30 है, ये केवल और केवल यहाँ के नागरिकों को प्राप्त है। और क्या विशेषता है? ये हमने शुरू में भी देखा कि ये न्याय योग्य है, इसके लिए आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। कौन से? आर्टिकल 32 और 226। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल राज्य के अत्याचारों के खिलाफ ही नहीं, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ भी जारी किए जा सकते हैं। जैसे आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? कि आप किसी से जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते। अब स्टेट ही थोड़ी करवाएगा श्रम, कोई व्यक्ति भी तो करवा सकता है, तो उसके खिलाफ आप ये जारी कर सकते हैं। आप आर्टिकल 17 देखें, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता, छुआछूत के बारे में बात करता, तो ये तो एक आम आदमी भी कर सकता है। आर्टिकल 15(2) क्या बोलता है? किसी होटल तालाब कुओं पर जाने के लिए किसी को मना नहीं कर सकते आप, तो ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी तो कर सकता है। तो ये आर्टिकल किसी व्यक्ति के खिलाफ भी है। तो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो राज्य को शक्ति प्रदान करते हैं, और कुछ आर्टिकल हैं जो राज्य को कई बार रोकते हैं। अब
क्या आर्टिकल में संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। किस आधार पे? संशोधन के द्वारा। जैसे हमने क्या देखा कि आर्टिकल 31 और 19(1)(f) संपत्ति का जो अधिकार था, इसे हटाया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसी के साथ में हमने क्या देखा, आर्टिकल 21(a) कौन सा संविधान संशोधन 86 के द्वारा इसे क्या किया गया, जोड़ा भी गया। ठीक है, तो संशोधन के द्वारा वो इसे कम और ज्यादा भी कर सकती है। एक महत्वपूर्ण ये चीज है कि आपातकाल जब लगता है तो कौन कौन से आर्टिकल निलंबित होंगे और कौन कौन से आर्टिकल बने हुए होंगे। मोटे तौर पे देखिए आप कि मान लो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो आर्टिकल 20 क्या, वही दोहरी सजा वाला। तो बताओ, दो दो बार टांग दे गया किसी को, गलत हो जाएगा। दूसरा कौन सा, आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वाला। बताओ, किसी को जीने के लिए मना किया जा सकता है उस टाइम। तो ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, आपातकाल लगा हुआ है, मान लो 22 ये है कि किसी को डिटेन कर लिया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। हो सकती है ऐसी स्थिति जब किसी को पकड़ के बैठा के रखना पड़ा, क्यों, आपातकाल लगा हुआ है भाई, विद्रोह चल रहा है, ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन आप आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 जब बाहर से आक्रमण हो रहा है उस स्थिति में आपातकाल लगा है, तभी आर्टिकल 19 निलंबित होगा, वरना नहीं होगा। मान लो अंदर से अगर कुछ चल रहा है तो ऐसा थोड़ा नहीं आपको बोलने के लिए मना किया जाए, नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 19 तभी होगा जब बाहर से आक्रमण हो रहा है या बाहरी आपातकाल लगा है। उस स्थिति में कौन कौन से हो जाएंगे, 19, 20 और 21 तीनों आर्टिकल निलंबित हो जाएंगे। और दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाए तो केवल और 20 और 21 ही निलंबित होंगे। तो यह था अपना मूल अधिकारों का चैप्टर 2, जिसमें अपने सारे मूल अधिकार चिपटा दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय, टाटा।